डियर स्टूडेंट्स, सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज़ में आज हम टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफ़ेक्टिव स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एवं इफ़ेक्टिव स्ट्रेस के इस वीडियो लेक्चर में हम निम्नलिखित टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक हैं टोटल स्ट्रेस, डेफिनेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर, effect of external load on pore water pressure, effective stress, salient points about effective stress and calculation of effective stress. total stress या total pressure from the soil, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसका बॉटम एरिया ए है। इसमें एक सॉइल फिल की हुई है, तो इस सॉइल के कारण कंटेनर के बॉटम पे जितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर या टोटल स्ट्रेस। मान लीजिए जो इस कंटेनर में सॉइल भरी हुई है उसका टोटल वेट क्या है, पी है, और कंटेनर का बॉटम एरिया क्या है, ए है। तो इसके बॉटम एरिया पर जितना लोड इस सॉइल के द्वारा अप्लाई किया जाएगा उस लोड के कारण जो प्रेशर जनरेट होगा उसको हम टोटल स्ट्रेस कहते हैं। टोटल स्ट्रेस सिग्मा बराबर होगा टोटल लोड ऑफ सॉइल मास डिवाइडेड बाय बॉटम एरिया ऑफ कंटेनर। यहाँ पे टोटल स्ट्रेस सिग्मा बराबर होगा P अपॉन ए, जहाँ पे P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल वेट ऑफ सॉइल को, और A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ कंटेनर। मान लीजिए आप किसी भी पर्टिकुलर साइट कंडीशन पर जिस पर किसी एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग के नीचे जो सॉइल है या जो बिल्डिंग को जो सॉइल सपोर्ट कर रही है उसके किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर उस सॉइल के द्वारा कितना टोटल प्रेशर या टोटल स्ट्रेस जनरेट की जाएगी उसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसको हम निम्नलिखित प्रोसीजर से कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि आपको फिगर में एक सब सॉइल कंडीशन को शो की गई है। किसी साइट पर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस बिल्डिंग के कारण जो टोटल लोड इम्पोज किया जा रहा है सॉइल पर वो मान लीजिए F है, जहाँ पे F क्या है, इम्पोज लोड ऑन दैट सॉइल, ओके, या लोड ऑफ बिल्डिंग। अब मान लीजिए कि जहाँ पे बिल्डिंग का हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसकी H1 डेप्थ तक की सॉइल कैसी है, फुली ड्राइड सॉइल है, मतलब उस सॉइल के वॉइड्स में केवल क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, और इस सॉइल की ड्राई यूनिट वेट क्या है, गामा डी। जैसे ही हम H1 डेप्थ पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर टेबल प्रेजेंट है। चूँकि ग्राउंड वाटर टेबल प्रेजेंट है तो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे क्या रहता है, जोन ऑफ सैचुरेशन, और इस सॉइल जोन ऑफ सैचुरेशन में जो भी सॉइल होती है वो कम्प्लीटली क्या होती है, सैचुरेटेड होती है, या इस सॉइल के वॉइड स्पेस में केवल क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। अब हम ओ प्लेन पर टोटल स्ट्रेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो टोटल स्ट्रेस एट ओ प्लेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लोड ऑन दैट प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लेन ओ, ओके। तो अब यहाँ पे टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इम्पोज लोड प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। अब हम जानते हैं कि वेट डेंसिटी बराबर होता है किसी भी मटेरियल का वेट ऑफ दैट मटेरियल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल। चूँकि हम अभी किसको कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं, उस पर्टिकुलर सॉइल का या ड्राई सॉइल या सैचुरेटेड सॉइल है उसका वेट को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वेट ऑफ सॉइल बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉइल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ पर टोटल स्ट्रेस एट ओ बराबर हो जाएगा एफ किसका लोड है, बिल्डिंग का लोड है, प्लस गामा डी इंटू ए इंटू H1, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल को, प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू ए इंटू H2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। और ओ प्लेन का टोटल एरिया क्या है, ए है, तो F प्लस गामा डी इंटू ए इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू ए इंटू H2 होल डिवाइडेड बाय ए क्या कहलाएगा, उस पर्टिकुलर प्लेन पर टोटल स्ट्रेस, जिसे हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा F अपॉन ए प्लस गामा डी H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2।
इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पर यदि किसी भी सॉइल के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसको उसकी बेड डेंसिटी और जिस डेप्थ पर निकालना चाहें उसके गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर। ये जैसे ड्राई सॉइल के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा वो क्या हो गया, गामा डी इंटू H1, और सैचुरेटेड के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो होगा गामा सैचुरेटेड इंटू H2। पोर वाटर प्रेशर, मान लीजिए कि कोई एक सैचुरेटेड सॉइल है, उस सॉइल के वॉइड स्पेस में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो इस वाटर के कारण जो प्रेशर जनरेट होता है सॉइल मास में उसको हम क्या बोलते हैं, पोर वाटर प्रेशर। अब यदि हम किसी भी सॉइल मास में पोर वाटर प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं तो जिस डेप्थ पर हमें पोर वाटर प्रेशर को मेजर करना हो वहाँ पे एक पीजोमेट्रिक ट्यूब या स्टैंड पाइप को इंसर्ट करते हैं, और इस पीजोमेट्रिक हाइट में इस पीजोमेट्रिक ट्यूब में जितनी हाइट तक वाटर रेज हो जाता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पोर वाटर प्रेशर अवेलेबल इन दैट सॉइल मास। अब हम उसी साइड कंडीशन को लेते हैं जिस पे F क्या है, बिल्डिंग का लोड है, H1 डेप्थ तक ड्राई सॉइल है और H2 डेप्थ तक क्या है, सैचुरेटेड सॉइल है, और O प्लेन पर हमें पोर वाटर प्रेशर को मेजर करना है। तो O प्लेन जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम एक स्टैंड पाइप या पीजोमेट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि पीजोमेट्रिक ट्यूब में वाटर कितनी हाइट तक राइज करता है। तो जितनी हाइट तक जो हमें राइज करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्ट प्रेशर हेड ऑफ दैट सॉइल। तो इस केस में पोर वाटर प्रेशर को हम U से डिनोट करते हैं, तो U बराबर हो जाएगा गामा W इंटू H2, क्योंकि डायरेक्ट प्रेशर बराबर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल इंटू हाइट, जिस हाइट तक वो पानी भरा हुआ है। अब इसमें जो वाटर सैचुरेटेड सॉइल की डेप्थ क्या है, H2 है, तो पोर वाटर प्रेशर U बराबर क्या हो जाएगा, गामा W इंटू H2। पोर वाटर प्रेशर को हम न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहते हैं। न्यूट्रल स्ट्रेस क्यों कहते हैं, इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक क्लोज कंटेनर है, उसमें क्या भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है। तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ये लिक्विड क्लोज कंटेनर में हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा या अप्लाई करेगा उसकी दीवारों पर। अब आप सॉइल मास को समझिए, क्योंकि सॉइल मास में क्या रहता है, एक वाइड स्पेस रहता है और उसके चारों तरफ क्या रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं। आप इसको फिगर में देखिए, मैंने यहाँ पे एक वाइड स्पेस शो किया गया है और उसके चारों तरफ क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं। अब इस वाइड स्पेस में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। तो ये वाइड स्पेस में जो वाटर प्रेजेंट हो इसके चारों तरफ क्या है, एक पार्टिकल्स की लेयर है। तो यह एक क्लोज कंटेनर की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर भी क्या लगेगा, पास्कल लॉ अप्लाई होगा। तो ये जो वाइड स्पेस में वाटर प्रेजेंट है, ये चारों तरफ पार्टिकल्स पर हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं कि हर एक वाइड स्पेस होगा, फिर एक पार्टिकल्स की लेयर होगी, देन फिर से एक वाइड स्पेस होगा, इस तरीके का सॉइल स्ट्रक्चर्स होगा। तो हर एक डायरेक्शन में जो वाटर के द्वारा प्रेशर होगा वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स, इसके नीचे भी वाटर प्रेजेंट है या वाइड स्पेस है, इसके ऊपर भी वाइड स्पेस है, लेफ्ट और राइट में भी वाइड स्पेस है। तो इसमें जो चारों तरफ से जो वाटर प्रेजेंट है इस पर अप डाउन लेफ्ट राइट में क्या एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और इस प्रेशर की इंटेंसिटी क्या है, सिमिलर है। तो इस वजह से ये प्रेशर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा और इस पोर वाटर प्रेशर के कारण उस सॉइल में किसी भी प्रकार का सेटलमेंट नहीं होगा। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस या न्यूट्रल प्रेशर कहते हैं। ओके, यदि जैसे कोई वैसी ड्राई टाइप की कंप्लीटली ड्राई सॉइल होती और उस पर यदि कोई लोड अप्लाई करते या उसके खुद के वेट के कारण, तो प्रेशर के कारण उसमें क्या होता है, सेटलमेंट होता है। लेकिन ये सॉइल कैसी है, सैचुरेटेड सॉइल है, तो इसमें जो वाटर के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है और उसके वजह से सॉइल मास में किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो रहा है, सेटलमेंट नहीं हो पाता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस या न्यूट्रल प्रेशर भी कहते हैं।
किसी भी सॉइल मास में पोर वाटर प्रेशर को पीजोमेट्रिक ट्यूब या स्टैंड पाइप की हेल्प से मेजर किया जाता है। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड ऑन पोर वाटर प्रेशर। अब मान लीजिए कि कोई भी सॉइल मास है वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड है। जब सैचुरेटेड सॉइल मास होगा तो उसमें क्या रहेगा, पोर वाटर प्रेशर अवेलेबल रहेगा या प्रेजेंट रहेगा उस सॉइल में। तो यदि इस सॉइल मास को पर लोड अप्लाई किया जाए तो उस पोर वाटर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा या पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इसको अपन समझते हैं। इसके 3 केस होते हैं। पहला केस है जब किसी भी प्रकार का सॉइल मास पर हमने लोड अप्लाई नहीं किया है। ओके, अब मान लीजिए उसी साइड कंडीशन को अपन लेते हैं जिसमें S1 डेप्थ पर तक ड्राई सॉइल है और H2 डेप्थ तक कैसी है, सैचुरेटेड सॉइल है। अभी हमने वहाँ पे किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल लोड अप्लाई नहीं किया है उस सॉइल मास पे। तो इस केस में अगर अपन को पोर वाटर प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो हम वहाँ पे जिस लेवल पे पोर वाटर प्रेशर को निकालना चाहते हैं वहाँ पे एक स्टैंड पाइप या पीजोमेट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। उसमें देखेंगे कि कितनी हाइट तक वाटर राइज हो रहा है। उस वाटर हेड के द्वारा हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे, पोर वाटर प्रेशर को कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि जब किसी भी प्रकार का सॉइल मास पर लोड अप्लाई नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में जो पोर वाटर प्रेशर होता है उसको हम स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर कहते हैं। अब हमने सॉइल मास में जब स्टैंड पाइप या पीजोमेट्रिक ट्यूब लगाई थी तो वह H2 हाइट तक उसमें वाटर राइज कर जाता है। तो इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, गामा W इंटू H2, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल इंटू हाइट। ओके, हाइट ऑफ दैट मटेरियल, कितनी हाइट तक वो मटेरियल अवेलेबल है, या इसमें क्या है कि सैचुरेटेड वाटर कितनी हाइट तक अवेलेबल है, H2 हाइट तक। तो गामा W इंटू H2 क्या हो जाएगा, स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर। अब होता है केस सेकेंड। मान लीजिए कि अब हमने उस सॉइल पे क्या लगाया है, एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया है। ओके, तो हम इस एक्सटर्नल लोड को अप्लाई करेंगे तो इसके इफ़ेक्ट को 2 तरीक़ों से मेजर करेंगे। तो इमीडिएटली इफ़ेक्ट को मेजर करेंगे, वो एक लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट को मेजर करेंगे। मतलब जैसे ही हमने लोड उस पर अप्लाई किया तो उस लोड के एप्लीकेशन के तुरंत बाद पोर वाटर प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसको स्टडी करेंगे। और दूसरा कैसा करेंगे कि एक लॉन्ग टाइम के बाद उस पोर वाटर प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसको समझेंगे। अब चूँकि हम सॉइल कैसा है, एक प्रकार का पोरस मटेरियल होता है कि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में वाइड स्पेस प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही किसी भी सॉइल मास पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया जाता है तो सॉइल में कॉम्पैक्शन या सेटलमेंट या रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे ही हम सॉइल मास पर लोड अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल रीएडजस्ट होना स्टार्ट कर देंगे या उनका कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं कि सॉइल सैचुरेटेड सॉइल है जो किसको जनरेट करती है, पोर वाटर प्रेशर को जनरेट करती है। तो सैचुरेटेड सॉइल के केस में पूरे वाइड स्पेस में क्या प्रेजेंट रहेगा, वाटर प्रेजेंट रहेगा। अब सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स भी कैसे हैं, इनकम्प्रेसिबल है, और वाटर का नेचर भी क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। यदि कोई ड्राई सॉइल होती अपन उस पर एक्सटर्नल लोड लगाते तो उसका कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता, पार्टिकल का रीएडजस्टमेंट होता तुरंत एप्लीकेशन ऑफ लोड पर। लेकिन एक ऐसी सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है, जो H2 डेप्थ में अवेलेबल है। अब इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी इनकम्प्रेसिबल नेचर के हैं और वाटर पार्टिकल्स भी इनकम्प्रेसिबल नेचर के हैं। तो जैसे ही ये लोड अप्लाई किया जाएगा तो जो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वाइड स्पेस है उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो जो सॉइल पार्टिकल का सेटलमेंट हो रहा है या रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम यह मान रहे हैं कि यह सॉइल पूरी तरीके से लैटरली कन्फाइंड है। लैटरली कन्फाइंड सॉइल का मतलब होता है कि जब भी हम उसके ऊपर कॉम्प्रेसिव लोड लगाएंगे तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ओके, मतलब उसमें किसी प्रकार का लैटरल डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट जनरेट नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, लैटरली कन्फाइंड सॉइल। ओके, तो चूंकि जैसे ही लोड लगाएंगे वो लैटरली कन्फाइंड सॉइल है और वाटर भी कैसा है, इनकम्प्रेसिबल नेचर का है,
तो उस पार्टिकल्स या उस सॉइल में कॉम्पैक्शन को क्या करेगा, कॉम्पैक्शन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। तो जैसे ही रेसिस्टेंस ऑफर करेगा तो इस एक्सटर्नल लोड के कारण, जितना हमने एक्सटर्नल लोड है वो बेसिकली कौन रेसिस्ट कर रहा है, वाटर रेसिस्ट कर रहा है। इस वजह से जो स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर प्रेजेंट था सॉइल में, पहले जब कोई लोड नहीं लगाया था, जैसे ही लोड लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसको हम इस फिगर में देखते हैं। पहले जब कोई लोड नहीं लगाया था तो स्टैंड 5 में वाटर कितनी हाइट तक रेज हो रहा था, H2 हाइट तक। जैसे ही हमने एक्सटर्नल स्ट्रेस सिग्मा अप्लाई किया, एक्सटर्नल लोड के कारण जो प्रेशर आ रहा है सिग्मा अप्लाई किया, तो इसमें देखा है कि जो स्टैंड पाइप में H3 वाटर एक्स्ट्रा राइज हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे H3 बराबर मैंने लिखा है सिग्मा अपॉन गामा डब्ल्यू। ओके, तो जो एक्स्ट्रा वाटर रेज होता है एक्सटर्नल लोड के एप्लीकेशन के कारण, वो किसके बराबर होता है, उस लोड के से जो प्रेशर जनरेट हुआ है। तो इस केस में न्यू जो प्रेशर होगा, टोटल पोर वाटर प्रेशर होगा, वो हो जाएगा स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर प्लस एक्सिस पोर वाटर प्रेशर। अब मान लीजिए टोटल पोर वाटर प्रेशर को हम यू से डिनोट कर रहे हैं। स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर किसके बराबर था, गामा डब्ल्यू इंटू H2, और एक्सटर्नल पोर वाटर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा के बराबर। जो हमने एक्सटर्नल लोड जितना अप्लाई करते हैं उतना ही पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में टोटल पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर प्लस एक्सेस इन पोर वाटर प्रेशर। तो यू बराबर हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू H2 प्लस सिग्मा, और सिग्मा जहाँ पर बराबर है गामा डब्ल्यू इंटू H3 के। ओके, तो टोटल पोर वाटर प्रेशर यू बराबर हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू H2 प्लस गामा डब्ल्यू इंटू H3 बराबर हो जाएगा H2 प्लस H3 इंटू गामा डब्ल्यू। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड, वो टोटल प्रेशर के बराबर क्यों है, मतलब जितना हमने सिग्मा लगाया था उतना ही पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज क्यों होगा, उससे कम क्यों नहीं इंक्रीज हुआ है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं इंक्रीज हुआ। तो इसको हम एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। ओके, अब अपन सॉइल मास का नेचर तो जानते हैं कि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, और उन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में क्या रिप्रेजेंट रहते हैं, वॉइड्स। अब इसको अपन एक स्प्रिंग एनालॉजी सिस्टम से समझते हैं। आपको एक फिगर या शो किया गया है जिसमें क्या है कि एक स्प्रिंग है। ओके, अब हम जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसको हम स्प्रिंग एनालॉजी के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए जो फिगर ए शो किया गया है उसमें एक स्प्रिंग है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स को। अब इस कंटेनर में जो खाली स्थान है स्प्रिंग के चारों तरफ, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉइड स्पेस को। और उस वॉइड स्पेस में क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। क्योंकि सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स में क्या रहते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, और एयर रहती है या वॉइड स्पेस रहते हैं। तो हमने सॉलिड पार्टिकल्स को क्या मान लिया कि वो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जो वाइड स्पेस है उसमें क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। ओके, तो पहले केस में जब किसी भी प्रकार का लोड हमने अप्लाई नहीं किया है तो स्प्रिंग की हाइट क्या है, H1 है। ओके, क्लियर। अब हमने फिगर 2 में शो किया गया है कि जैसे ही हमने लोड उस पर अप्लाई किया स्प्रिंग पे, तो स्प्रिंग का क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, मतलब स्प्रिंग में सेटलमेंट होगा। तो पी लोड के एप्लीकेशन के कारण स्प्रिंग की हाइट डेल्टा कम हो गई है। ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा, सॉइल का कॉम्पैक्शन हो गया। एक हिसाब से समझा जाए कि जैसे ही सॉइल मास पर अपन लोड अप्लाई करते थे तो उसमें क्या हो जाता था, सेटलमेंट हो जाता था। इसी तरीके से जैसे ही हमने स्प्रिंग पर लोड अप्लाई किया तो उसमें डेल्टा क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। अब आप फिगर तीसरे को कंसीडर कीजिए। मान लीजिए कि जहाँ पे जो सॉइल ड्राई कंडीशन में थी, मतलब उसके वाइड स्पेस में क्या थे, एयर रिप्रेजेंट थे इस कंटेनर में। अब हमने उसमें H1 हाइट तक कम्प्लीटली वाटर भर दिया है। ओके, पानी भर दिया है। तो जब इस पर जो लोड अप्लाई किया जाएगा
तो जो पी लोड है उसको पूरी तरीके से कौन रेसिस्ट करेगा? वाटर, क्योंकि वाटर एक क्या है? इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है। या वाटर का नेचर कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल नेचर का होता है कि पहले जब एयर प्रेजेंट थी तो एयर ने कॉम्प्रेशन के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का रेसिस्टेंस ऑफर नहीं किया। जैसे ही हमने इस पर वाटर भर दिया है उस कंटेनर में, अब हम कितना भी एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर दें, किसी भी प्रकार का स्प्रिंग में सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो लोड किसके द्वारा फाइनली रेसिस्ट किया जा रहा है? वाटर के द्वारा, ना कि स्प्रिंग के द्वारा। स्प्रिंग उस केस में पूरी तरीके से डेड है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस उदाहरण के थ्रू कैसे वो जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो वाटर के द्वारा रेसिस्ट किया जाता है, जिस वजह से वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब इस केस में समझते हैं कि वाटर पर टोटल लोड क्या लग रहा होगा। पहला, अगर H1 हाइट में वाटर भरा है इस कंटेनर में, तो पहले वाटर का प्रेशर क्या हो जाएगा? गामा W इंटू H1 प्लस एक्स्ट्रा किसके द्वारा आ रहा? एक्सटर्नल लोड के कारण, वो क्या हो जाएगा? P/A के कारण। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही हम किसी भी सॉइल मास पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो उसका पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और ये पोर वाटर प्रेशर किसके बराबर होता है? जितना हमने एक्सटर्नल प्रेशर उस सॉइल मास पे अप्लाई किया है। ओके, अब हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं कि हमने अब बहुत टाइम हो गया उस पर लोड अप्लाई किए हुए हैं, तो अब क्या इफेक्ट होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी भी सैचुरेटेड सॉइल मास पर एक लंबे समय तक एक स्टैटिक कांस्टेंट लोड अप्लाई किया जाता है तो उस सॉइल का क्या होने लगता है? कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है। कंसोलिडेशन का सिंपल सा मतलब होता है सेटलमेंट या ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वॉइड स्पेस। ओके, तो कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा तो जो वाटर रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा था अब वो क्या हो जाएगा? लोड के इफेक्ट के कारण सॉइल मास से निकलना या फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, और धीरे धीरे ये प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? डिसिपेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। मतलब जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे तो जैसे कॉम्पैक्शन में लोड अप्लाई करते थे तो एयर बाहर निकलती थी, इसी तरीके से कंसोलिडेशन प्रोसेस में क्या रहता है कि लोड अप्लाई करते हैं तो सॉइल मास में जो वाटर प्रेजेंट है वो धीरे धीरे वाटर क्या होने लगता है? रिलीज होने लगता है, या ड्रेन होने लगता है, या बहने लगता है। ओके, इस वजह से लॉन्ग टर्म के इफेक्ट में देखा जाए तो लोड के एप्लीकेशन के कारण पोर वाटर प्रेशर घटता है, और यदि तुरंत उसको मेजर किया जाए तो जितना एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया जाएगा उसी के बराबर पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस को बेसिकली हम सिग्मा बार से डिनोट करते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो सिग्मा बार बराबर होता है सिग्मा माइनस यू, जहाँ पे सिग्मा हम टोटल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और यू से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पोर वाटर प्रेशर से। अब है सैलिएंट पॉइंट्स अबाउट द इफेक्टिव स्ट्रेस। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है इफेक्टिव स्ट्रेस का। इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है इंटरग्रेनुलर फोर्स अपॉन कॉन्ट्रैक्ट एरिया। मतलब किसी भी सॉइल मास में जितने पार्टिकल्स अवेलेबल हैं उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है और उनका कॉन्टैक्ट एरिया का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस। किसी भी सॉइल की कॉम्प्रेसिबिलिटी, कंसोलिडेशन, सेटलमेंट, शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग कैपेसिटी इफेक्टिव स्ट्रेस पर डिपेंड करती हैं, ना कि टोटल स्ट्रेस पे। ओके, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस का जो प्रिंसिपल है, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार बराबर सिग्मा माइनस यू होता है। ये दोनों टाइप की सॉइल के लिए वैलिड होता है, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए भी वैलिड होगा और फाइन ग्रेन सॉइल या क्ले सॉइल के लिए भी वैलिड होगा। अब कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। मान लीजिए कि सिमिलर साइट कंडीशन है, उस साइट पे कोई सिविल स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बनी हुई है, उसके कारण जो टोटल लोड लग रहा है वो क्या है? कैपिटल एफ है। H1 डेप्थ तक ड्राई सॉइल अवेलेबल है और ओ प्लेन पे हम क्या निकालना चाहते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस। तो H2 डेप्थ तक कैसी सॉइल है? सैचुरेटेड सॉइल है। तो चूंकि हम जानते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर या सिग्मा माइनस यू।
सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि सॉइल मास के द्वारा ओ प्लेन पर कितना टोटल स्ट्रेस अप्लाई है। तो एक्सटर्नल लोड F है और उस प्लेन एरिया क्या है, A है। तो F के कारण स्ट्रेस क्या हो जाएगी, F/A। अब ड्राई सॉइल के कारण जो स्ट्रेस आएगी वो गामा D इंटू H1 होगी, और सैचुरेटेड सॉइल के कारण जो स्ट्रेस आएगी वो गामा सैचुरेटेड इंटू H2। तो टोटल स्ट्रेस बराबर हो जाएगा F/A प्लस गामा DH1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2 ब्रैकेट क्लोज माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब इसमें कितनी हाइट तक वाटर सैचुरेटेड सॉइल है, H2 हाइट तक, तो पोर वाटर प्रेशर सीधा क्या हो जाएगा, गामा W इंटू H2। अब इसको अपन कैलकुलेट और करेंगे, तो F/A प्लस गामा DH1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2 माइनस गामा W इंटू H2। इसको और सिंपल करते हैं, F/A प्लस गामा DH1 प्लस H2 कॉमन ले लेंगे तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, और गामा सैचुरेटेड और गामा W का डिफरेंस क्या होता है, गामा सबमर्ज, मतलब सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल बराबर होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। तो इस तरीके से इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर हो जाएगा F/A प्लस गामा DH1 प्लस गामा सबमर्ज इंटू H2। ओके। अब यदि मान के चलो यहाँ पे किसी भी प्रकार का सरचार्ज लोड या कोई भी बिल्डिंग बनी नहीं होती, तो उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, F की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल लोड अप्लाई नहीं है। तो जब किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल लोड या सरचार्ज अवेलेबल ना हो, तो उस केस में सिग्मा बार बराबर हो जाएगा गामा DH1 प्लस गामा सबमर्ज इंटू H2। ओके। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।